Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 1, today we are going to discuss topic 11.3, which is the second last topic for the paper 1. So let's begin. See, this topic is again fairly simple as I already told you कि जो आपके 11 के अंदर जितने भी topics हैं, you do not need to duck much deeper into it because questions काफ़ी directly पूछे जाते हैं इन सारे topics से. So I will cover the basic understanding that you need to cover in this. That is your fecundity क्या होती है, fertility क्या होती है, natality, mortality. और इनके साथ साथ हम कुछ वैल्यू एडिशंस देखेंगे और कुछ केस स्टडीज भी देखेंगे because again as I told you these case studies and examples will make your answer more enriching in compared to others. Okay, because ये जितने भी concepts है it's not very difficult to understand them. और अगर आप previous year questions भी उठा के देखेंगे तो question इनसे ही directly पूछे गए हैं. तो जब क्वेश्चन इनसे डायरेक्टली पूछे गए हैं तो किस तरह से आप अलग अलग एग्जाम्पल और केस स्टडीज से इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा और बेटर और कंपेलिंग बना सकते हैं. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम फर्टिलिटी से शुरू करते हैं. सो फर्टिलिटी लाइक व्हाट इज इट. हम सभी ने अपने ज्योग्राफी के अंदर या बायोलॉजी के अंदर आपने इस टर्म को पहले भी पढ़ा है, देखा है, जाना है. ज्योग्राफी आई मीन टू से ह्यूमन ज्योग्राफी, राइट. सो यहाँ पे फर्टिलिटी एक नेचुरल कंसेप्ट है. एंड वाई आई एम हाईलाइटिंग दिस थिंग दैट इट इज़ अ नेचुरल कंसेप्ट बिकॉज जब हम फ्यूकिनिटी के बारे में पढ़ेंगे देन यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट. अभी के लिए आप ये जान लीजिए दैट फर्टिलिटी इज़ अ नेचुरल कंसेप्ट. और ये नेचुरल कंसेप्ट बेसिकली क्या है? द केपेबिलिटी टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स. दैट्स इट, राइट. इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हमें अभी नहीं देखनी. और फर्टिलिटी रेट भी आप जानते हैं कि क्या होता है कि जो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक वुमेन प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, दैट इज़ कॉल्ड द फर्टिलिटी रेट. और फर्टिलिटी रेट पे अलग अलग फिगर्स भी पब्लिश होते रहते हैं. जैसे अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अंदर भी फर्टिलिटी रेट के डेटाज आए हैं. सो दीज आर द थिंग्स, राइट. और मोस्टली जो आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है कि कौन कौन से फैक्टर्स है, बायोलॉजिकल और सोशियो इकोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कि फ्यूकिडिटी, फर्टिलिटी, नेटालिटी, मोर्टालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो आगे चल के हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इस फर्टिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बायोलॉजिकली भी और सोशियो इकोनॉमिकली भी. ठीक है, बट उसके पहले हम थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं उन लोगों के लिए जिनको मेल और फीमेल फर्टिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ना हो. ऑल्दो फीमेल फर्टिलिटी के बारे में हमें मेनोपॉज और मेनाज वाला जो टॉपिक था उसके अंदर डिटेल में पढ़ा था. एंड एज वी नो कि जो फीमेल फर्टिलिटी होती है दैट डज नॉट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. एक टाइम ऐसा आता है व्हेन इट इज़ एट द पीक, एक टाइम ऐसा आता है व्हेन इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग एंड at one point of time it completely fades away, right. So ये अगर आप एज चार्ट के हिसाब से देखेंगे कि फीमेल में एज ग्रुप के अंदर किस टाइम पे फर्टिलिटी पीक करती है, किस टाइम पे फर्टिलिटी बिल्कुल फेड अवे होने लगती है, तो दैट इज बीइंग शोन ओवर हियर, राइट. और जो 30 एज होती है मोस्टली आप कहते हैं कि उसके बाद से 30-35 भी कह लेते हैं, मतलब दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट नंबर, बट 30 to 35 द फर्टिलिटी स्टार्ट्स टू डिक्लाइन. और हमने जब क्रोमोसोमल एवरिएशंस के बारे में भी पढ़ा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो वी हैव सीन कि कैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से बच्चे में कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं एंड इट the chances of those abnormality increases with the increasing age of the mother. लाइक कंसीविंग मदर जो होती है उनकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है उस तरह से आपकी जो क्रोमोसोमल एबरेशंस के जो चांसेस है वो भी बढ़ते जाते हैं. तो दिस इज हाउ यू कैन इंटरलिंक बेसिकली टू डिफरेंट टॉपिक्स, राइट. जब आप आंसर लिखना शुरू करते हो, जब अल्टीमेटली दिस विल कम अल्टीमेटली एज यू स्टार्ट आंसर राइटिंग, और जैसे जैसे आप सारे टॉपिक्स खत्म कर लेंगे ना तो ये चीज़ें नेचुरली आपको आएंगी. तो फीमेल फर्टिलिटी के बारे में तो हमने ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशन किए हुए हैं. मेल फर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो मेल फर्टिलिटी भी जनरली ऐसा नहीं है कि इट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. ऑल्दो फीमेल के केस में एक टाइम आप देखेंगे कि उसके टाइम पे तो बिल्कुल फर्टिलिटी लाइक इट्स कम्प्लीटली फेड्स अवे, बट मेल के केस में ऐसा नहीं होता है बिकॉज मेल के केस में जो स्पर्म की क्वालिटी होती है और जो क्वांटिटी होती है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है दैट हाउ इज़ द लाइक फर्टिलिटी. ठीक है, हाउ इज़ द मेल्स फर्टिलिटी. तो इसको आप मोस्टली एज से कोरिलेट करते हैं, द स्पर्म काउंट एंड द क्वालिटी. और ये भी अगर आप देखेंगे कि जो 40 है, और स्ट्रिक्टली अगेन इफ नॉट सेइंग 40 to 45 ईयर्स ऑफ द एज है, उसके बाद से धीरे धीरे मेल फर्टिलिटी भी डिक्लाइन होनी शुरू कर जाती है. एंड दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट थ्रू अ चार्ट.
अगर आपको फर्टिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, फर्टिलिटी के बारे में पूछा गया, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप फीमेल और मेल दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर ले, और फर्टिलिटी एज अ ओवरऑल कंसेप्ट आप डिस्कस कर ले। अब जस्ट आपको फर्टिलिटी लिख के पूछा गया तो दैट डजंट मीन कि आप इन्फ्लुएंसेस उसके क्या होने वाले वो डिस्कस नहीं करेंगे। इट्स वेरी ऑब्वियस इन आंसर राइटिंग इन द एग्जामिनेशन कि आप इन्फ्लुएंस क्या क्या चीज़ें करिए उसको भी डिस्कस वहाँ पे करेंगे, एंड दिस इज हाउ यू मेक अ वेरी होलिस्टिक आंसर राइटिंग। ओके, अब हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर इन सारे कंसेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम एंथ्रोपोलॉजी में फर्टिलिटी को क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? बिकॉज इट सीम्स टू बी अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट बट वी आर स्टडिंग दिस इन एंथ्रोपोलॉजी, सो व्हाई सो? तो फॉर दैट आंसर विल रेफर टू द नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली द आंसर इज़ वेरी सिंपल। सी, एंथ्रोपोलॉजी हो या आर्कियोलॉजी हो, इनके अंदर जो भी आप स्टडी करते हो, लाइक मोस्टली फोकसिंग अपॉन दी प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज़, तो वहाँ पे बहुत सारे कोरिलेशंस होते हैं जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को या आर्कियोलॉजिस्ट को इस्टेब्लिश करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो नियोलिथिक रेवोल्यूशन है, नियोलिथिक रेवोल्यूशन इज ऑफन एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ऑल्दो कुछ एक स्टैब्लिश फैक्ट नहीं है, बट इफ़ यू विल गूगल इट आउट यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ लिटरेचर अपॉन इट कि कैसे नियोलिथिक रेवोल्यूशन के बाद पॉपुलेशन एक्सपेंशन धीरे धीरे शुरू हुआ था। इसके भी अपने बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं, देयर इज़ नो पर्टिकुलर रीज़न फॉर दिस कि क्यों ऐसा हुआ था कि नियोलिथिक रेवोल्यूशन के बाद। बट एक कोरिलेशन जो ये कहा जाता है कि चूंकि नियोलिथिक रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, बेसिकली आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई थी, या एग्रीकल्चर शुरू किया गया था। प्रोडक्टिविटी की तो चलिए आप बात ही हटा दीजिए, एग्रीकल्चर उस समय एक्सपैंड हुआ था, अलग अलग जगहों पे खेती की जाने लगी थी। उसकी वजह से क्या हुआ, दे हैव लाइक सरप्लस नंबर ऑफ फूड विद देम। पहले तो हंटर एंड गैदरर्स जो होते थे, दे वर डिपेंडिंग अपॉन कि उनको आज के केस में अगर कोई जानवर मिल जाता है या लाइक एनी ऑफ द फ्रूट्स दैट दे कैन गेट, दे लाइक रिलाई अपॉन दैट। बट न्यूलिथिक रेवोल्यूशन के बाद चीज़ें थोड़ी सी बदल गई थी, एंड द पीपल विल नाउ हैव सरप्लस अमाउंट ऑफ ग्रेन्स विद देम, सो फॉर दैट दे अगेन स्टार्टेड प्रोक्रिएटिंग। और दूसरी बात ये भी है कि वंस द एग्रीकल्चर सेट्स इनटू पिक्चर, आपको लेबरर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, राइट? यू नीड मोर नंबर ऑफ पीपल टू वर्क ऑन द फील्ड, सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन कोरिलेशन। और इन्हीं कोरिलेशंस को स्टडी करने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, दे काइंड ऑफ फाइंड वेरियस इंसाइट्स इनटू इट। तो अगर आपको पूछा जाए कि वाई लाइक यू आर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग फर्टिलिटी इन एंथ्रोपोलॉजी, तो आप इन सारी चीज़ों को ना फिगर आउट करके अपने लैंग्वेज में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? अब वो फीमेल फैट फिगरीन के एग्जाम्पल को भी कोट कर सकते हैं। फीमेल फैट फिगरीन बेसिकली एक न्यूलिथिक के टाइप की एक फिगर थी, एक स्ट्रक्चर थी, जो कि हमने ऑलरेडी अपने जो टॉपिक्स है, आई डोंट रिमेंबर, जो मेसोलिथिक न्यूलिथिक के बारे में जो पेपर 1 में आपने पढ़ा है, उस टॉपिक में ऑलरेडी फैट फिगरीन के बारे में हमने डिस्कस किया, वीनस जिसको आप नाम से कहते हैं। तो उसका भी रिप्रेजेंटेशन ये शो करता है कि उस टाइम पे इन दैट प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज़, उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंसेस होते थे फर्टिलिटी के, और लोग इस चीज़ को काफ़ी मानते थे कि वंस द फीमेल रिप्रोड्यूस और वंस द फीमेल गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, इट्स काइंड ऑफ एन डेवलपमेंट फॉर द सोसाइटी, बिकॉज उससे आपका जो पूरा का पूरा सोसाइटल स्ट्रक्चर है वो एक्सपैंड हो रहा है, लोग ऐड ऑन होते जा रहे हैं। तो फर्टिलिटी का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस था, तभी वो उस टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। इवन इन केस ऑफ द केव पेंटिंग्स ऑल्सो यू विल सी द वुमेन अलॉन्ग विद द चिल्ड्रेन, या प्रेग्नेंट वुमेन, ऐसे भी फिगर्स देखने को मिले हैं। तो ये सारी जो छोटी छोटी टिप्स एंड बिट्स है ना अलग अलग जगहों से, वो आप उठा के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो मतलब आई हैव नॉट गिवन यू अ फुल फ्लेजेड आंसर फॉर दिस कि आप ये लिख लोगे, बट आई हैव गिवन यू फूड फॉर थॉट कि आप इस तरह से सोच के अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, या आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आप इसको ऐड कर सकते हो फॉर लाइक इनरिचिंग योर आंसर, सो यू शुड ट्राई एंड थिंक इन दैट वे, ओके? दूसरा, अब हम आ जाते हैं फ्यूकिंडिटी, कि ये क्या है। हमने फर्टिलिटी के बारे में जान लिया, वो क्यों पढ़ रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी, उसके बारे में जान लिया। अब हम फ्यूकिंडिटी को देखते हैं। सो एज वी हैव सीन दैट फर्टिलिटी इज अ नेचुरल फेनोमेना, वहीं फ्यूकिंडिटी इज नॉट अ नेचुरल फेनोमेना। ऑल्दो ये दोनों का रिलेशन, मतलब फर्टिलिटी और फ्यूकिंडिटी की अगर बात करें, दे आर मोस्टली वेरी वेल को रिलेटेड टू ईच अदर, बट थोड़ा एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये एक नेचुरल फेनोमेना नहीं है, एंड जब आप फ्यूकिंडिटी की बात करते हो तो इन सिंपल वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड इट इज़ द पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस, यानी कि एक मीटिंग कपल कितने चाइल्ड रिप्रोड्यूस करेगा, उसमें कितना पोटेंशियल है। द mating couple has how much potential of like reproducing a child, that is referred to as fecundity,
ओके। और वहीं जब आप फर्टिलिटी की बात करते हैं तो जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है, यानी कि कितने बच्चे एक्चुअली में पैदा हुए बाय द मेटिंग कपल्स, दैट इज रेफर्ड टू द फर्टिलिटी। ओके। और ये वाला जो टर्म है फ्यूकेंडिटी, ये जनरली आप मेडिकल साइंसेज में या साइंटिस्ट जो भी रिसर्चर्स है, दे यूज्ड more often this fecundity than the fertility. Of course, there's a divergence कि आप किस context में use कर रहे हैं. Okay, say for an example, a woman who has gone through some of the surgeries. Okay, जिसकी वजह से she is in her reproductive age. She is having all that quality that need to reproduce a child, but due to that surgery or something, the health related issues, she is not being able to reproduce. Okay, तो उसकी fecundity वहाँ पे कहीं ना कहीं hamper हो रही है, उनकी जो रिप्रोडक्शन की पोटेंशियल है वो हैम्पर हो रही है, ठीक है। सेम गोज विद द मेल एज वेल। लेकिन जनरली जब आप फ्यूकेंडिटी और फर्टिलिटी की बात करते हैं तो द फर्स्ट थिंग कम्स टू द माइंड इज द फीमेल वन, बट ऑफ कोर्स द मेल फर्टिलिटी एंड फ्यूकेंडिटी बोथ आर लाइक इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और जैसे कि फर्टिलिटी भी बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती हैं, आपकी फ्यूकेंडिटी भी बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, मे इट बी द जेनेटिक और इवन द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ओके। और इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स और ये सारी चीज़ें भी होते हैं जो कि हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द मेन क्रक्स ऑफ द सिलेबस कि आपको इन्फ्लुएंस स्टडी करना है, ठीक है। बट फॉर नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट लाइक व्हाट इज़ द फर्टिलिटी, व्हाट इज़ फ्यूकेंडिटी। वहीं स्टेरिलिटी भी कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि स्टेरिलिटी वर्ड आता है, एंड स्टेरिलिटी या स्टेराइल आप बोल सकते हैं, लाइक वैसेक्टॉमी इन मेल। वैसेक्टॉमी इन मेल के बाद क्या होता है, आफ्टर परफॉर्मिंग दैट द मेल इज नॉट बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस, यानी कि वो स्टेराइल हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज दैट, तो इट इज द एब्सेंस ऑफ फ्यूकेंडिटी इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और वहीं फ्यूकेंडिटी क्या है वो आपने जान लिया। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूकेंडिटी एंड फर्टिलिटी के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें, सो बेसिकली ये फर्टिलिटी और फ्यूकेंडिटी का जो भी कंसेप्ट है ये आपको मोस्टली मैमल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि फर्टिलिटी बाकी दूसरों में नहीं होती, बट एक प्रोसीजर बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई फर्टिलिटी एंड फ्यूकेंडिटी आर मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन मैमल्स। एंड ये जितने भी कंसेप्ट्स हैं रिलेटेड टू दिस फर्टिलिटी एंड फ्यूकेंडिटी, ये आपके रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स को भी डिफाइन करते हैं। रिमेंबर हमने ह्यूमन जोग्राफी के अंदर पॉपुलेशन पिरामिड और ये सारी चीज़ें पढ़ी है, तो ये कैसे होता है, जैसे जैसे कंट्री डेवलप करती है वैसे वैसे आप देखेंगे उनकी पॉपुलेशन भी स्टेबल होती जाती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो कर रही होती है, एक टाइम ऐसा होता है जहाँ पे पॉपुलेशन और डेथ रेट बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही काफ़ी हाई होता है। तो ये सारे सिचुएशंस आपके अलग अलग स्टेजेस पर आते हैं जो कि एक पॉपुलेशन ग्रोथ को स्ट्रक्चर देते हैं, दैट यू कॉल दी पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है। सो उस पॉपुलेशन पिरामिड के अंदर दोनों ही फर्टिलिटी और फ्यूकेंडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे जापान के केस में आप देखें, जापान के केस में एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब एजिंग पॉपुलेशन है तो इसकी वजह से जो फर्टिलिटी है वहाँ पे ऑफकोर्स आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मेटिंग कपल्स है उनकी संख्या काफ़ी कम है। सो दोज आर द कोरिलेशंस, राइट। और ये आपको जो चीज़ें हैं ये दोनों फर्टिलिटी फर्टिलिटी दोनों ही इन्फ्लुएंस करती है। देन ये जो दोनों ही चीज़ें हैं इनके इन्फ्लुएंस के अंदर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स आते हैं। जो भी चीज़ें आपकी फर्टिलिटी को इन्फ्लुएंस करती है वो मोरलेस फ्यूकेंडिटी को भी इन्फ्लुएंस करती ही करती है। तो सिलेबस में आपका इन्फ्लुएंसेस पूछा गया है, तो हियर इन दिस लेक्चर विल बी स्टडिंग द इन्फ्लुएंसेस अपॉन द फर्टिलिटी, लेकिन फ्यूकेंडिटी के लिए भी वही सारे फैक्टर्स मोरलेस एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको एडवांस में बता दे रही हूँ ताकि आगे चल के आपको कन्फ्यूजन ना हो। और ये फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, सोशियो इकोनॉमिक होंगे, बायोलॉजिकल होंगे और बिहेवियरल होंगे। ऑलराइट, अब हमने सिमिलैरिटीज़ देख ली, अब हम डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। डिफरेंसेस की आप बात करते हैं तो हमने शुरू से ही बात करी हुई है कि जो फर्टिलिटी होती है ये आपकी चाइल्ड बियरिंग परफॉर्मेंस होती है, यानी कि एक्चुअली में एक वुमेन कितना चाइल्ड बियर कर रही है, दैट इज द फर्टिलिटी, राइट। दैट इज हाउ द फर्टिलिटी रेट इज कैलकुलेटेड। वेयरएज फ्यूकेंडिटी की जब हम बात करते हैं तो हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। सो दैट इज द कैपेसिटी, यानी कि चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी कितनी है एक वुमेन की, इफ़ यू टॉक इन वुमेन सेंस, ओके। सो फर्टिलिटी एक वॉलंटरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बल्कि फ्यूकेंडिटी एक इनहेरेंट बायोलॉजिकल कैपेसिटी है। जैसे हमने एग्जाम्पल से भी बात की थी पहले कि अगर किसी वुमेन की सर्जरी हो रखी है ओवरी में और कोई अदर कॉम्प्लिकेशंस है, सिचुएशंस है, उसकी वजह से जो कैपेसिटी है टू बियर द चाइल्ड दैट विल अल्टीमेटली रिड्यूस, राइट, और इन्फ्लुएंस करेगी। वहीं आपकी जो फर्टिलिटी है इट्स वेरीज अमंग इंडिविजुअल डिपेंडिंग अपॉन देयर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स।
और जब आप आगे चल के देखेंगे क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हो, सोशियो हो गए, इकोनॉमिक हो गए, इवन आप किस पर्टिकुलर रिलीजन या कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, और आपके यहाँ पे लॉज कैसे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी फर्टिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं. वेयर एज द फेकंडिटी इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ सेक्सेस. आपकी फर्टिलिटी के अंदर सोशियो बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं. फ्यूकेंडिटी ऑफ मैन स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ. और वहीं आपकी जो फीमेल है, इसकी फ्यूकेंडिटी आपकी मिनार्ड से मेनोपॉज तक होती है. कहने का ये मतलब है कि फर्टिलिटी और चाइल्ड बियरिंग या रिप्रोडक्शन, हमने जब मिनार्ज के टाइम पे पढ़ा था, हमने देखा था कि ओव्यूलेशन कैन ऑकर बिफोर द मिनार्ज एज वेल. यानी कि एक विमेन कैन गेट प्रेग्नेंट और अ गर्ल कैन गेट प्रेग्नेंट इवन when it start ovulating, not necessarily menarche. अगर आपको इसमें confusion है तो आप वो menarche menopause वाला वीडियो दोबारा से रेफर कर सकते हैं. सो यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि फ्यूकेंडिटी यानी कि जो पोटेंशियल है टू बियर द चाइल्ड, वो आपके मेनार्च से मेनोपॉज तक रहता है विमेन में. वहीं जो फर्टिलिटी है वो और भी बहुत अलग अलग फैक्टर्स की वजह से वेरीड हो सकता है. हो सकता है एक विमेन फर्टाइल हो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, हो सकता है एक विमेन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे फर्टाइल ना हो ड्यू टू सर्टन कंडीशंस, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या सोशो कल्चरल हो. जो आपकी फर्टिलिटी है इट रिड्यूसेस बाय वेरियस मेथड्स, जो कि आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो सकते हैं. वहीं आपकी जो फ्यूकेंडिटी है इसेंशियली डिटरमाइंड बाय द फ्यूकेंडिटी ऑफ द फीमेल पार्टनर. आपकी जो फर्टिलिटी है ये इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल के इंक्रीज होने की वजह से रिड्यूस होती है. दैट मीन्स कि सपोज अ वुमेन हैड हर फर्स्ट चाइल्ड एट एन एज ऑफ 26. वहीं if she did not bear another child for another like 5-6 years, तो उनकी जो फर्टिलिटी है वो इवेंचुअली डिक्लाइन करेगी बिकॉज नाउ शी हैज़ क्रॉस हर 30s. और हमने ये भी देखा है कि 30s के बाद धीरे धीरे फर्टिलिटी लेवल डिक्लाइन हो जाता है. तो दैट इज़ व्हाट कि इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल्स अगर आपका इंक्रीज करता है तो आपकी फर्टिलिटी भी कहीं ना कहीं डिक्रीज करी. ऐसा नहीं है कि वन हु गेट प्रेगनेंट एट 26 दूसरे टाइम पे भी कंसीव करना उतना ही आसान होगा. ठीक है. देन फ्यूकेंडिटी की अगर बात करें तो फ्यूकेंडिटी इस फैक्टर पे डिपेंड करती है कि आपने एक जो पर्टिकुलर विमेन है उसकी कंडीशन कैसी है, या उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, या उन्होंने अपने चाइल्ड बियरिंग जो कैपेसिटी है उसको कैसे कंट्रोल किया हुआ है. इस बेसिस पे आपकी फ्यूकेंडिटी डिपेंड करेगी. ये उम्र के साथ या उस तरीके की चीज़ों के साथ ज़्यादा वेरी नहीं करेगी. ठीक है, जैसा कि आपके यहाँ पे फर्टिलिटी के केस में हुआ था. सो दिस इज इट फॉर द डिफरेंसेस एंड द सिमिलैरिटीज. नाउ अब हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी फर्टिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. एंड एज आई टोल्ड यू, जो भी फैक्टर्स आपकी फर्टिलिटी को इन्फ्लुएंस करेंगे मोर और लेस वही सारे फैक्टर्स आपकी फ्यूकेंडिटी को भी इन्फ्लुएंस करेंगे. सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट डीलिंग विद देम सेपरेटली. आप फर्टिलिटी के लिए जो चीज़ें हैं उसको भी आप फ्यूकेंडिटी के लिए वाइस वर्सा मान सकते हैं. ठीक है. तो हम कौन कौन से फैक्टर्स देखेंगे. हम सबसे पहले देखेंगे बायोलॉजिकल, फिर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. इनके अंदर अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हम उनको क्विकली स्टडी कर लेते हैं बिकॉज दीज आर समथिंग दैट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर. एग्जाम के पहले आपको एक दो बार देखने की ज़रूरत होती है. बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट नहीं है, बट स्टिल आई ट्राई टू गिव यू सम टिप्स एंड बिट ताकि आपको याद रह जाए. बायोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर बात करें कि कौन कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स है जो फर्टिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर तो वही सारे आपके जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं उनको ही आप मेंशन कर सकते हैं, लाइक स्टेरिलिटी हो गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, मेनार्च और मेनोपॉज का ड्यूरेशन क्या है, या एज किस स्टेज पर मेनार्च अटेंड किया जा रहा है. ऑफ कोर्स डिजीजेज ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देन अबॉर्शन, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आप बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर लिख सकते हैं दैट इन्फ्लुएंस दी फर्टिलिटी. ओके. देन कल्चर की अगर बात करें, बिकॉज सी हम एंथ्रोपोलॉजी से पढ़ रहे हैं तो सोशो कल्चरल के अंदर भी अगर आपको कहीं एग्जाम्पल लगाना हो तो आप यहाँ से भी उठा के लगा सकते हैं. अब क्या इंपॉर्टेंस है कल्चर का और फर्टिलिटी का, ये हम जान लेते हैं. सी कल्चर बहुत सारे ऐसे अलग अलग आप कह सकते हो नॉर्म्स होते हैं या बहुत बिलीव्स होते हैं ऐसे, जो कि ऑफ कोर्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कल्चर. बिकॉज आपने कल्चर की जब डेफिनेशन पढ़ी है, फीचर्स पढ़ी हैं, तो उसमें आपने देखा है कि कल्चर एक बिलीफ सिस्टम भी है. कल्चर में आप नॉर्म्स फॉलो करते हो, राइट. तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ फर्टिलिटी के केस में भी देखने को मिलेगी. कैसे? जो कि आपकी फैमिली होती है, जो रिलीजियस सिस्टम होता है, या जो भी नॉर्म्स होते हैं, फैमिली साइज, या जो भी आप कह सकते हो कस्टम्स फॉलो करते हो बेसिकली. ठीक है. ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं कि आपका फर्टिलिटी पैटर्न कैसा होगा.
यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं लाइक दी चाइनीज़ पॉपुलेशन। चाइनीज़ पॉपुलेशन के केस में क्या होता है कि जो ज़ोडिएक ईयर होता है दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी वेरी लकी, ठीक है। वहीं ड्रैगन ईयर भी काफ़ी लकी माना जाता है और इस टाइम पे देखा गया है कि बर्थ रेट काफ़ी स्पाइक करता है। अगर आपने रिसेंटली ऑब्जर्व भी किया हो तो लाइक 20th फरवरी वॉज समथिंग लाइक दिस। तो इट वॉज कंसिडर्ड कि ये भी एक बहुत ही पिकुलियर सा डेट है। तो इस टाइम पे भी लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि उनके बच्चे पैदा हों, तो दे समटाइम्स गो फॉर लाइक ऑपरेशंस ऑल्सो टू गेट देयर चाइल्ड बॉर्न ऑन सच अ डेट्स। उसी तरह से बहुत सारे अलग अलग ऐसे ऑस्पिशियस डेट्स भी आते हैं जब चाहते हैं लोग कि उनके बच्चे उसी दिन पैदा हों। So they plan accordingly. Of course, it's not a matter of a day or two. It takes a long months of planning and execution. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो that is how you can say कि ये एक कल्चर का पार्ट ही है, because while you consider certain auspicious day to be good, because आपको पता है कि अगर auspicious day पे बच्चे का जन्म होगा तो it will be good for the child, for the family and so forth. तो ये आपके कल्चर से ही कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होके आता है, ठीक है। वहीं अमेरिका में जो आपका 1 अप्रैल है या फ्राइडे द 30th जिसको आप बोलते हैं, दे आर कंसीडर्ड टू बी वेरी अनलकी। और इसके अनलकी होने की वजह से आप देखेंगे कि जो बर्थ रेट है वो शार्पली फॉल करती है इन डेटों में, ठीक है। तो अगेन इट हैज़ द कोरिलेशन विद द कल्चर, फर्टिलिटी और कल्चर का कोरिलेशन। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट यू शुड डेफिनेटली इंक्लूड। ओके, स्टडी देख लेते हैं। इस केस स्टडी में व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज दैट हाउ द पब्लिक अवेयरनेस हेल्प्ड इन curbing the population growth, or you can say the unprecedented population growth, ठीक है। सो ये बात है ड्यूरिंग द 1877 इन अमेरिकन सोसाइटी when it was considered taboo to talk about birth control, sex and so forth things, okay। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, देयर वाज एन एडवोकेट नेम्ड चार्ल्स बैडलॉग और दूसरी अपनी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट यू मस्ट हैव रेड हर अबाउट हर इन योर मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर्स, ठीक है। तो हम उन्हीं एनी बेसेंट की बात कर रहे हैं। तो दे वर कंसीडर्ड टू बी द पायोनियर टू फर्स्ट टॉक अबाउट सच अ टैबूड टॉपिक इन द अमेरिकन सोसाइटी, ठीक है। अब इन्होंने बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में बात की, या आप कह सकते हो इस चीज़ों के बारे में पहली बार बात की, based upon the proponent named चार्ल्स नॉल्टन। सो बेसिकली हुआ क्या, दैट चार्ल्स नॉल्टन ने पहले ही कुछ किताबें लिख रखी थी जिसको काफ़ी पसंद नहीं किया गया था ब्रिटेन अमेरिकन सोसाइटीज़ में, और ये बैन थी, ठीक है। लेकिन इन दोनों ने, चार्ल्स बडलॉग और एनी बेसेंट ने, एक पब्लिश्ड अ बुक बाय एन अर्ली अमेरिकन बर्थ कंट्रोल प्रोपोनेंट नेम्स चार्ल्स नॉल्टन। इन्होंने, चार्ल्स नॉल्टन ने बुक लिखी थी जो कि बैंड थी काफ़ी समय तक। इन दोनों ने इस बुक को वापस से पब्लिक के बीच में लाने की कोशिश की। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एक बहुत ही हाई लेवल ड्रामा क्रिएट हो गया और बैडलॉग और बेसेंट के ऊपर पब्लिक ट्रायल्स शुरू हो गए, बिकॉज उस टाइम पे ये बहुत ही शर्मनाक मानी जाती थी, मतलब समथिंग दैट वन शुड नॉट टॉक अबाउट इन पब्लिक। तो ऐसी चीज़ें मानी जाती थी और इसके वजह से इन दोनों के ऊपर केसेस हो गए, ठीक है। अब ये दोनों कोर्ट में पहुंचे, काफ़ी लंबा ट्रायल चला और उस ट्रायल का क्या रिजल्ट हुआ हमारे लिए अभी वो जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि वो टाइम, जिस टाइम पर लोग बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में बात नहीं किया करते थे, ये सारी चीज़ें सोसाइटी में एक टैबू थी, जहाँ बच्चे इसके बारे में स्कूल में तो छोड़ो, बहुत दूर की बात हो गई, कॉलेज या उसके बाद भी तब तक नहीं समझ पाते थे जब तक वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना पहुँचे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज दी टोटल फर्टिलिटी रेट का डेटा। तो जब ये ट्रायल शुरू नहीं हुआ था या जब ये कंट्रोवर्सी नहीं आई थी, उस टाइम के पहले जो फर्टिलिटी रेट था वो काफ़ी हाई था। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 5 से लेके 4, समटाइम्स डिपिंग इनटू 3 से थोड़ा सा ऊपर 3.5 इतना जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये ट्रायल शुरू हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटेन के न्यूज़पेपर्स थे, उन न्यूज़पेपर्स में इनके बारे में खबरें छपने लगी तो लोग उसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंगली पढ़ने लगे। और वो इंटरेस्टिंगली पढ़ने लगे तो अल्टीमेटली वो खबरें तो इसके बारे में छप रही थी कि बर्डलॉग और बेसेंट के ऊपर ट्रायल चल रहा है, आज क्या बोला गया कोर्ट के अंदर, वाद विवाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही थी। बट अल्टीमेटली इट ब्रिंग इन द टॉपिक इन टू द लाइमलाइट, द टॉपिक ऑफ बर्थ कंट्रोल। इसकी वजह से लोग जब न्यूज़पेपर में पढ़ते थे तो आपस में नेबर्स डिस्कशन शुरू हुआ, फिर फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करना शुरू करते गए। धीरे धीरे लोगों में जो जागरूकता थी
ऑल्दो इसका कोई मकसद नहीं था जागरूकता फैलाना, लेकिन फिर भी वो चीज़ें होती गई और उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे लोगों को बर्थ कंट्रोल के बारे में पता चला, आप देखेंगे कि कैसे जो फर्टिलिटी रेट है वो बिल्कुल एकदम डिक्लाइन करी आफ्टर दिस ट्रायल. सो दिस इज वन ऑफ द केस स्टडीज दैट यू कैन मेंशन, जहाँ पे आप सोसाइटी उसमें रिलेटेड टैबू या इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, इन सारी चीज़ों का एग्जाम्पल देके इसको इंक्लूड कर सकते हैं. इवन फॉर दैट मैटर जीएस में भी अगर आपको कहीं स्कोप नजर आता है तो आप इस टाइप की केस स्टडीज को यूज कर सकते हैं. ओके, दूसरी केस स्टडी है दैट इज रिलेटेड टू योर सोशो कल्चरल ओनली. हम इसको यहीं पे पहले ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं जो फर्टिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो युगांडा इज हैविंग वन ऑफ द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट्स इन दी वर्ल्ड. अब इसके पीछे के कारण क्या है? इसके पीछे के कारण है कि वहाँ की कल्चरल प्रैक्टिस कैसी है, वहाँ पे वुमेन की पोजिशन कैसी है, वहाँ के सोसाइटल नॉर्म्स कैसे हैं, मैरिजेस कब होते हैं, किस तरीके से होते हैं. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिटरमाइनिंग द फर्टिलिटी रेट. अब जैसे कि युगांडा में आपके अर्ली मैरिजेस प्रैक्टिस होते हैं. अब अर्ली मैरिजेस हैं तो अगर आप सोसाइटल टर्म्स में बात करें, बायोलॉजिकल टर्म में तो अ वुमेन कैन रिप्रोड्यूस इवन ड्यूरिंग और बिफोर द मेनाज एज वेल. लेकिन अगर आप सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वुमेन कैन रिप्रोड्यूस once she get married. अब मैरिड से होके when she turned like 40-45, जब तक मेनोपॉज अटेंड नहीं हो जाता, till then there is some kind of a scope that she can produce child. अगर ऐसा होगा, उसके पास एक लॉन्गर ड्यूरेशन होगा अर्ली मैरिज की वजह से, सो अल्टीमेटली देयर विल बी मोर चाइल्ड. और दूसरा एक बिलीफ ये भी है कि द मोर नंबर ऑफ चाइल्ड यू आर, द मोर प्रॉस्परस यू सीम्स टू बी. दूसरी बात ये है कि कुछ अलग फैक्टर्स है सोशो कल्चरल के अलावा भी, जिसको आप इकोनॉमिक में भी काउंट कर सकते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक अल्टीमेटली डिफाइन कि आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, सर्विसेज कैसी हैं, अवेयरनेस कितना है लोगों में, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर मनी, राइट. अब आप जानते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज, लाइक मेनी ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज डू नॉट हैव सर्टेन फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन, जिसकी वजह से भी उनकी फर्टिलिटी रेट में इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, चाइल्ड मोर्टैलिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि द चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव बियॉन्ड 5 years of age. So better they have some kind of a buffer in terms of children, कि अगर 5 बच्चे हैं, 3 बच्चों को कुछ हो गया, एटलीस्ट दिल हैव 2 kids for them, right. तो ये सोच भी रहती है साथ साथ में. तो दीज आर द क्यूमुलेटिव फैक्टर्स यू कैन से दैट डिफाइंस द फर्टिलिटी रेट, जिसमें सोशल भी आ गया, कल्चरल भी आ गया, इकोनॉमिक भी आ गया. तो इस केस स्टडी को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक. ठीक है, अब हम एक एक करके फैक्टर्स देख लेते हैं. हमने बायोलॉजिकल देख लिया, फिर केस स्टडीज देख लिया. नाउ टॉकिंग अबाउट द सोशियो कल्चरल फैक्टर. अगेन, अब इस सोशो कल्चरल फैक्टर के अंदर मैं एक एक करके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली, बिकॉज दे आर लाइक काइंड ऑफ एन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि जो पॉइंटर्स हैं, और यू कैन से द हेडिंग्स, लाइक रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन डिटरमाइनिंग द फर्टिलिटी. रिलीजन के केस में हम एग्जाम्पल्स लेके बात कर लेते हैं, बिकॉज आप बॉडी पार्ट आराम से लिख सकते हो अनलेस यू हैव सम एग्जाम्पल्स टू कोट. सो हिंदू रिलीजन में अगर आप बात करें तो मैरिज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, राइट. दूसरा जो बेटा होता है, लाइक द सन, it is considered that once you die, the sun should light your pyre so that you attend the salvation and so forth, right. वहीं जो लड़कियां होती है, it is also considered कि अगर आप कन्यादान करते हैं, it's a kind of a ritual that is performed during the marriage. Okay, so if you perform the kanyadan, you are doing a very big social or religion practice. Okay, that is considered to be very auspicious to do the kanyadan. So if a family have one son and one daughter, it is considered to be very good. Okay, और इस one son के लिए, like somewhat they forget the second thing कि okay, to do the kanyadan they should have a daughter, but it is also preferred. But ये जो son वाला है, son meta preference, that you can say that the son should be there to look after you during your older age or to light your pyre so that you attend the salvation. This feeling is always there. Okay, and because of that you will see कि लोगों में ये बच्चे पैदा करने वाली जो टेंडेंसी होती है ये रहती है, that they wanted to have a son and for that son they'll have 3-4 daughters for them. So that is how the fertility increases. ठीक है, कि एक औरत 4 और more than that बच्चे पैदा कर लेती हैं. वहीं certain religion जैसे कि आपके मुस्लिम्स में है, so they have allowed the polygamy. अब polygamy होगी तो ultimately उनके अलग अलग बीवियाँ भी होंगी, एंड
these will have children. So इस तरह से आप देखेंगे कि आपको एक मुस्लिम मैन है, उसके आपको 10 बच्चे 12 बच्चे ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द चिल्ड्रन आर फ्रॉम वन वुमेन ओनली, बिकॉज दे हैव मल्टीपल वाइफ्स. तो मल्टीपल वाइफ से एक मैन के आपको बहुत सारे बच्चे देखने को मिलेंगे. सो दीज आर सर्टन कंडीशंस. वहीं कुछ आप रिलीजन की बात करें, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, उसमें अबॉर्शन इज अ सिन, आप अबॉर्शन नहीं कर सकते हैं, और उसकी वजह से भी क्या होता है, देयर माइट बी सम काइंड ऑफ एन अनवांटेड चाइल्ड. तो ये भी सारी सिचुएशंस हैं दैट इन्फ्लुएंसेस दी फर्टिलिटी. कास्ट सिस्टम की बात करें तो कास्ट सिस्टम भी फर्टिलिटी को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है. क्यों? ज़्यादातर यू विल सी द लोअर कास्ट पीपल विल हैव मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन than compared to the upper caste. The reason is very simple, because the lower caste is not really very developed. उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है अच्छी, उनकी फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं मिल पाती हैं. दूसरा जो अर्ली मैरिजेस है वो आपको लोअर कास्ट में भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली फर्टिलिटी तो इंक्रीज करेगी. अपर कास्ट के केस में, और दिस वी आर टॉकिंग अबाउट इन द प्रेजेंट सिनेरियो, कि आज की डेट में कैसा चल रहा है. आप पहले देखेंगे तो पहले अपर कास्ट में भी अर्ली मैरिजेस की जाती थी. इनफैक्ट अपर कास्ट में ही अर्ली मैरिजेस ज़्यादा प्रेफर की जाती थी इन कम्पेयर टू द लोअर कास्ट. लेकिन लोअर कास्ट में आज के डेट में आप अर्ली मैरिजेस इसलिए कर दी जाती है बिकॉज डोंट हैव द रिसोर्सेज. उनके पास पढ़ाने के लिए नहीं है, तो दे कंसीडर कि इससे अच्छा शादी कर दो. ठीक है. वहीं अपर कास्ट में आज लड़कियों को पढ़ाया जाता है, बाहर भेजा जाता है, सो दे गेट एजुकेटेड एंड दे हैव अ वेरी डिफरेंट लाइफ गोल्स, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपको फर्टिलिटी पे भी इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा. देन रेशियल ग्रुप का कैसे इन्फ्लुएंस होता है. सो रेशियल ग्रुप में कुछ आप कह सकते हो एग्जाम्पल्स है. इट्स नॉट नेसेसरली कि कुछ एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स रिलेटेड है, एग्जाम्पल्स ही हैं, एंड दैट एग्जाम्पल्स आर मोस्टली रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक थिंग. हम यहाँ पे सोशो कल्चरल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मोस्टली सोशियो इकोनॉमिक ही है, बिकॉज इकोनॉमी ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसे आप एग्जाम्पल्स के तौर पे लिख सकते हैं कि अमेरिका में निग्रोज और रेड इंडियंस, जो कि आपको ब्लैक अमेरिकन्स के नाम से आप जानते हैं, उनमें आपको फर्टिलिटी रेट ज़्यादा देखने को मिलेगी इन दी वाइट कम्युनिटी. क्यों? बिकॉज इवेंचुअली जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं उनको फैसिलिटीज़ जो दी जाती है या मिलती हैं वो काफ़ी पिछड़ी हुई होती है इन कंपेयर टू दी वाइट कम्युनिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट they often end up having more number of kids due to lack of health facilities या lack of education, underdevelopment. बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, राइट. So these are the examples that you can quote, and of course there is no such biological things related to it. Customs की अगर आप बात करें कि fertility एक certain customs में high कैसे हो सकता है. So for example अगर आप ले क्रिश्चियन में, मुस्लिम्स में widow remarriage allowed होती हैं. तो suppose if a woman she got married and her husband died and she become widowed, तो अगर वो वुमेन विडो हो जाती है तो अल्टीमेटली दी फर्टिलिटी साइकिल स्टॉप्स. मतलब इन जेनरिक सेंस अगर आप बात करें, वैसे तो बायोलॉजिकली इट विल बी देयर, बट अगर आप सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसकी तो फर्टिलिटी साइकिल वहीं पे क्लोज हो गई. लेकिन अगर री मैरिज हो जाती हैं तो री मैरिज के केस में शी कैन अगेन बियर अ चाइल्ड. तो इस वजह से अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे कि एक वुमेन जो कल को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ द सोशल ऑब्लिगेशन, नाउ वन शी इज मैरिड एंड शी कैन रिप्रोड्यूस. ओके, तो इससे क्या होगा, फर्टिलिटी में एडिशन ही होगा. तो ये कुछ कस्टम्स है जिसका एग्जाम्पल्स आप मेंशन कर सकते हैं कि हाउ इट इम्पैक्ट्स द फर्टिलिटी रेट. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं और लिखने भी हैं. भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट अगेन दीज आर सर्टन थिंग्स दैट इज बीइंग स्टडीड ओवर टाइम. मतलब इसके पीछे कोई बायोलॉजिकल चीज़ें नहीं हैं. तो अगर स्टडीज़ के हम माने तो उनके हिसाब से ऐसा माना गया है कि जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, जॉइंट फैमिली विच आर रिच, वहाँ पे आपको फर्टिलिटी रेट हाई देखने को मिलेगी. वहीं जॉइंट फैमिली अगर हैं लेकिन उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं हैं, तो उस केसेस में आपको फर्टिलिटी लो देखने को मिलती हैं. वहीं जो लाइक कपल होते हैं, वर्किंग कपल्स होते हैं या इंडिपेंडेंट वुमेन होती हैं हुज फाइनेंशियली स्टेबल ऑन हर ओन, वहाँ पे आपको फर्टिलिटी लो देखने को मिलेंगे बिकॉज दे डोंट हैव टाइम टू ब्रिंग अप दैट नंबर ऑफ चिल्ड्रन. सो दीज आर द थिंग्स जो कि एक फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, इनके इन्फ्लुएंस से डिफाइन होता है कि फैमिली या फर्टिलिटी रेट कैसी होगी. ठीक है. वहीं एजुकेशन तो हम सबने जाना कि एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज थ्रू एजुकेशन ओनली यू कैन नो कि फैमिली प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, आपकी जो इकोनॉमिक वेबिलिटी है वो डिसरप्ट किस तरीके से नहीं होगी. सपोज लाइक आपकी कमाई उतनी ज़्यादा नहीं है बट यू हैव 10 चिल्ड्रन, सो यू वोंट बी एबल टू रेज एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू अ वेरी गुड लेवल. वहीं अगर आपकी कमाई
जितनी भी कम है, लेकिन अगर आप उसको कैलकुलेट करके चलें, या एक वुमेन एजुकेटेड हो, शी कैन टेक द डिसीजंस ऑन हर ओन रिगार्डिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव, रिगार्डिंग द नंबर ऑफ चाइल्ड दैट शी वांट। तो अगर ये सारी चीज़ें उसको पता होगी तो शी कैन हैव अ बेटर फैमिली प्लानिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एजुकेशन से हेल्प मिलती हैं। वहीं वुमेन का स्टेटस, एक वुमेन का स्टेटस सोसाइटी में क्या है, वो अपने डिसीजंस खुद ले पा रही है या नहीं, या वो दूसरों पे डिपेंडेंट है अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि डिफाइन करती हैं कि फर्टिलिटी कैसी होगी। वहीं कहीं कहीं पे अगर आप देखेंगे, जैसे रशिया का एग्जाम्पल है, तो रशिया का एग्जाम्पल जब स्टालिन का टाइम था, उस टाइम पे रशियन पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही थी, तो वुमेन को, जो कि अगेन वॉज नॉट कंसिडर्ड टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट इन द सोसाइटी, उनको एक एडवांटेज दिया गया कि दे विल बी अवॉर्डेड इफ दे हैव मोर नंबर ऑफ किड्स। So this was something like incentivizing women to take decision to have more number of childs, because at that point of time वहाँ पे रशिया में पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही थी। वहीं जापान का केस आप जानेंगे, तो जापान के केस में बच्चे पैदा करना आज के डेट में इज़ वेरी रिवॉर्डिंग। इनफैक्ट द चाइना हैज़ रिसेंटली कम अप विद सच अ पॉलिसी वेयर दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ द एक्सपेंसेस टू बियर द चाइल्ड, ठीक है, जस्ट टू हैव पीपल मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बिकॉज जो चाइनीज़ पॉपुलेशन है वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है बिकॉज ऑफ देयर वन चाइल्ड पॉलिसी। अगर आप उसके बारे में पूरा जीएस में आपने पढ़ा होगा, तो जापान में भी लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाता है टू हैव मोर किड्स, ठीक है। तो ये सोसाइटी भी डिपेंड करती है कि वहाँ का ट्रेंड कैसा चल रहा है, वो आगे की फर्टिलिटी रेट डिफाइन करेगा। अगर कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी बहुत हाई है, तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इस तरीके की हैं कि सरकार भी स्पेंड नहीं कर सकती, ना ही अवेयरनेस पे, ना ही आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे, तो वो एज इट इज़ ही चलता रहेगा। फर्टिलिटी रेट विल कीप ऑन सस्टेनिंग और माइट बी इंक्रीजिंग इन द नियर फ्यूचर। बट अगर कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं लाइक डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक जापान, जहाँ पे फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रही है, तो वहाँ के जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे सो दैट द पीपल फील मोर इंसेंटिवाइज टू प्रोड्यूस मोर किड्स। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, टोयोटा कार्स जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टोक्यो में, so they incentivize their employees to have kids, ठीक है, ये भी एक है। so these are the things that you should write as an example। वहीं इकोनॉमिक फैक्टर की अगर बात करें तो अर्बनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द फर्टिलिटी रेट की। अर्बनाइजेशन है तो खर्चे हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, या अर्बनाइजेशन है तो कहीं ना कहीं हमने फैमिली वाले लेक्चर में भी पढ़ा था कि अर्बनाइजेशन है, वुमेन इंडिपेंडेंस है, और आपका इकोनॉमिक बर्डन भी एक कहीं ना कहीं बढ़ जाता है बिकॉज द एक्सपेंसेस आर मोर। तो उस केस में भी आप कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं दैट हैव सम इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो ये लिख लेंगे। और दूसरा, प्रोफेसर दांडेकर ने कुछ स्टडीज़ करी थी जिसमें उन्होंने ये अर्बनाइजेशन और फर्टिलिटी के बीच में कनेक्शन पाया था। आप उसको भी चाहे तो इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ओवरव्यू करके बता देती हूँ। तो इन्होंने स्टडी करी थी माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर। तो उन्होंने ये देखा कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो जब अर्बन स्लम्स में जाते हैं जहाँ पे लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं, हाइजीन नहीं होता है, या कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होने की वजह से वो अपनी वाइफ्स को साथ नहीं रख पाते, तो जनरली इट माइट फील कि अच्छा उनकी वाइफ्स उनके साथ नहीं रहती है तो शायद फर्टिलिटी रेट लोअर होगी। बट प्रोफेसर दांडेकर ने अपनी स्टडी में ये देखा कि ऐसा नहीं है कि जो वाइफ्स अपने माइग्रेंट लेबर हस्बैंड्स के साथ रहती है उनकी फर्टिलिटी लो है। In fact, that was the मतलब at a certain age group was considered to be highest or enhanced, यानी कि बढ़ गया कि fertility rate पहले 2.3 थी, अभी 2.5 देखने को मिल रही है, even in case of migrant worker who are living away from their family or from their wives, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने पाया कि urbanization का भी influence है, maybe that they go back to their hometown for like 2-3 months and they feel कि this is the time when they are along with their wives, so they should plan their family accordingly। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कंसीडर की थी, और इसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किससे, ऑर्गेनाइजेशन से है। देन ऑक्यूपेशन, एक ऑक्यूपेशन भी डिटरमाइन करता है कि आपकी फर्टिलिटी कैसी होगी, बिकॉज ऑक्यूपेशन द काइंड ऑफ एन इनकम दैट यू हैव और द काइंड ऑफ एन प्रोफेशन यू आर हैविंग, लाइक एग्रीकल्चरल लेबर से अगर आपको ज़रूरत है तो इन रूरल सोसाइटीज दे प्रेफर टू हैव मोर नंबर ऑफ किड्स बिकॉज दे कुड हैव मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस टू वर्क ऑन देयर फार्म, राइट। वहीं अगर आप बात करें द समवन हु इज वर्किंग इन as a manager in a company with a fixed income or a fixed salary, and he knows that everything in his family depends upon his salary, so he will plan accordingly and not have like more number of kids, because the more number of kids the more number of mouth he has to feed, right। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे उसको कुछ हाथ बटाएंगे when they are young। वहीं रूरल सोसाइटीज़ में या फार्म एक्टिविटीज़ जहाँ पे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होती है उनके केस में ये चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती है। कहीं कहीं पे आर्टिशंस में भी आपको देखने को मिलेगा
कि जो अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं, दे ऑल्सो प्रेफर टू हैव मोर नंबर ऑफ किड्स, बिकॉज उनको लगता है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे वो अपनी जो हेरिटेज है उतने ज़्यादा लोगों को पास ऑन करेंगे एंड देयर बिजनेस विल एक्सपैंड। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि आप ऑक्यूपेशन के अंदर सोशो इकोनॉमिक के अंदर स्पेसिफिकली इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सोशो इकोनॉमिक के अंदर तो सारी चीज़ें, देन एट द एंड और जो चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं आपकी फर्टिलिटी को, दैट इज़ द पॉलिटिकल एंड द गवर्नमेंट फैक्टर और द पॉलिसी फैक्टर दैट यू कैन से। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके चाइनीज़। सो चाइनीज़ वन चाइल्ड पॉलिसी थी, उसकी वजह से कैसे फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन करी। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग दैट यू कैन मैंशन, ठीक है। या आप इंडिया में आज के डेट में जो प्रेजेंट एग्जाम्पल्स है आप वो मैंशन कर सकते हैं कि हाउ द पॉपुलेशन fertility rate is highest in the UP and how the government is planning to bring some kind of laws or enactments to curb the population. तो ये सारी चीज़ें आप पॉपुलेशन पॉलिटिकल एंड पॉलिसीज फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। मोर्टैलिटी और नेटैलिटी के बारे में देख लेते हैं कि मोर्टैलिटी और नेटैलिटी होते क्या हैं एंड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ओके। So of course you can expand on your own. I'm just giving you a brief overview ताकि आप उसको अपने लैंग्वेज में लिख सकें, क्योंकि इसको बहुत सारा मैं आपको लिटरेचर दे दूँ, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। सो मोर्टैलिटी बेसिकली अगर आप WHO की डेफिनेशन माने तो इनका मानना है कि मोर्टैलिटी वो स्टेट ऑफ बीइंग है जहाँ पे एक इंडिविजुअल पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाता है, सारे जो भी ट्रेसेस हैं और द एविडेंसेस ऑफ लाइफ है वो खत्म हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस इज वंस द इंडिविजुअल टेक्स बर्थ, यानी कि एक जो आप पोस्ट नटाल मानते हैं, पोस्ट नटाल पीरियड होता है, उसके बाद अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे उस इंडिविजुअल की सारी ट्रेसेस और एविडेंसेस रिलेटेड टू लाइफ खत्म हो जाती हैं, दैट इज कंसिडर्ड मोर्टैलिटी। सो इन सिंपल लैंग्वेज इट्स टॉकिंग अबाउट डेथ। वहीं नटालिटी की जब आप बात करते हैं तो ये बर्थ से रिलेटेड है, लाइक पोस्ट नाटल व्हेन यू से बर्थ के बाद, ठीक है, नाटल रिलेटेड टू बर्थ, दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर। एंड इफ यू वांटेड टू मेमोराइज सम डेफिनेशन, सिंपलर वन, तो आप ये नटालिटी और मोर्टैलिटी का डेफिनेशन याद रख सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। सी ऑफ कोर्स जब से हम डेमोग्राफी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं पिछले कुछ लेक्चर्स से, तो डेमोग्राफी में आपने देखा था कि बर्थ रेट, डेथ रेट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हाई था, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया जहाँ पे डेथ रेट डिक्लाइन की लेकिन बर्थ रेट वाज कंसिस्टेंट। देन एक टाइम आया बर्थ रेट और ज़्यादा डिक्लाइन करने लगी और डेथ रेट भी डिक्लाइन करने लगी, एंड दैट इज़ हाउ द इंटायर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन टुक प्लेस, राइट। हमने ये जो पूरा डेमोग्राफी वाला चार्ट बनाया था। सो ये जो भी फैक्टर्स हैं जो आपको इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में देखने को मिलेंगे, वही सारी चीज़ें आपकी मोर्टैलिटी और नटालिटी को भी इन्फ्लुएंस करेगी, एज सिंपल एज इट इज़। जैसे कि मोर्टैलिटी, आपकी डेथ रेट कब ज़्यादा होगी, जब आपकी जो हेल्थ कंडीशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो अच्छी नहीं होगी, या न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन उस जगह की अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर दी तालिबान टेकिंग ओवर अफगानिस्तान, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि वहाँ पे फूड की कमी है और लोग बहुत परेशान हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। सो व्हाट विल इवेंचुअली हैपन, मोर्टैलिटी। और मोर्टैलिटी कैसे बढ़ेगी, तो ये सारे फैक्टर्स है जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें एक पॉलिटिकल सिनेरियो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। वहीं नेटैलिटी, नेटैलिटी भी कब ज़्यादा हाई होगी, जब हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और मर जा रहे हैं, तो द पेरेंट विल प्रेफर टू हैव मोर नंबर ऑफ किड्स टू हैव दैट बफर स्टॉक, राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोर्टैलिटी एंड नेटैलिटी में लिखनी है। आई एम नॉट लाइक शोइंग यू लाइन बाय लाइन ओवर हियर, बिकॉज ये काफ़ी सिंपलर चीज़ें हैं जो आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, चाहे वो जियो पॉलिटिकल हो, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक क्लासेज हों, चाहे वो आपकी ह्यूमन जोग्राफी के अंदर हो, ठीक है। एंड दैट इज़ हाउ लाइक यू हैव टू कलेक्ट ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड पुट इट आउट हियर। सोशो कल्चरल फैक्टर में मोर्टैलिटी और नेटैलिटी के क्या क्या हो सकते हैं वो आप इंक्लूड करके लिख सकते हैं, ठीक है, कि न्यूट्रिशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं और सो एंड सो फोर्थ। वहीं इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली एक दूसरे से कोरिलेटेड ही है, देयर इज़ नो समथिंग सेग्रीगेशन कि अगर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है और जो एक कंट्री की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेंगी एक दूसरे को, राइट। इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी है, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है या जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ पे आपको सिचुएशन काफ़ी अलग देखने को मिलेगी इन कंपेयर टू सर्टेन अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। So this is what about the mortality and natality and the factor influencing it. Okay, and with this we have completed this entire 11.3, ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक था
सो इसी के साथ ही ख़त्म हुआ है। एंड दूसरा एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, लाइक मैनी ऑफ द पीपल आस्क मी कि मैम वेदर द पेपर 2 नोट्स आर अवेलेबल और वेदर पेपर 1 नोट्स आर कंप्लीट और नॉट। सो लेट मी टेल यू, लाइक द कंप्लीट नोट फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 आर अवेलेबल। अगर आपको देखना है, चेक करना है, देयर इज अ सैम्पल ऑल्सो, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड थैंक यू सो मच।